तो केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 12 आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स चैप्टर का नाम है। चैप्टर एक बात को कहे तो बड़ा काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर हम इसके उसकी बात करें कि इसमें जितना कंटेंट है, काफी ज्यादा कंटेंट है, काफी बड़ा चैप्टर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मतलब ये मान के चलिए कि आपका पूरी की पूरी जब क्लास 12 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक या दो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन क्लास 12 में मान एक पूरी किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगी और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस टाइम पे। तो इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली हम सिंपल प्रिंसिपल्स टेक्निक्स पे बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हम किस तरह के चीजों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, किस तरह की बॉन्डिंग है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है नाम करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएसी का यूज करके, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसी कैसी साइकिल्स क्या होती हैं, साइकिल्स की स्पेशलिटी क्या होती है, एरोमेटिक क्या होती है, नॉन एरोमेटिक क्या होती है, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे इस चैप्टर के बारे में। और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब भी बात की जाएगी तो ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है कि वहाँ पे हम कार्बन की बात करने वाले हैं। वहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, कार्बन की बात करने वाले हैं। अगर हम सिंपल सी मतलब बहुत प्यारी सी छोटी सी परिभाषा लिखना चाहें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो क्या हो जाएगी, वो कुछ नहीं होगी। जब हम किसी भी कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, खासकर कंपाउंड्स की जिनकी हम बात करते हैं कि जो कि जनरली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म से जब हम किसी चीज की बात करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जो कि आपके एनिमल्स, प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकली भी बहुत ये चैप्टर आपके लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अगर हम यही बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहला सवाल यही बन जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो वो सारे कंपाउंड्स विच आर आइसोलेटेड, मैं इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कंपाउंड्स विच आर आइसोलेटेड, कंपाउंड्स which are isolated isolated directly or indirectly, directly or indirectly from living organisms, from living organisms। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से मेरा कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी इंसान को, किसी जानवर को मार के ही आपको उससे ऑर्गेनिक चीज प्राप्त करनी है। प्लांट से आप डायरेक्टली आपको फूड मिलता है तो डायरेक्ट मिलता है। जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनडायरेक्टली भी आपको मिल सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एनिमल्स such as plants and animals are called as organic compounds। हम याद रखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए थ्योरेटिकल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं सिंपल से बोलता हूँ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल सकता हूँ या द ब्रांच ऑफ साइंस बोल सकता हूँ, लेकिन हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद which deals with the study of which deals with the study of these compounds यानी organic compounds is known as organic chemistry। बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो पढ़ाई होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, बस ये ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं आपके डायरेक्टली भी लिविंग सोर्सेज से लिए जा सकते हैं, जैसे कि रॉक्स से, मिनरल्स से, सॉरी रॉक्स और मिनरल्स जो जो कंपाउंड्स। अच्छा, एक बात तो हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहे हैं, प्लांट से, एनिमल से मिल रहे हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके प्लांट से या एनिमल से नहीं मिलते, जो कि आपको रॉक से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बारे में लिखने नहीं वाला मैं अभी,
उसके बारे में लिखने नहीं वाला, पर आप समझ ले कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉन लिविंग बींग्स, जैसे मिनरल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, पानी होता है, ऐसी चीजों में जो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप इन कंपाउंड्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आपकी उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आपको मिलेंगे। अब ये कैसे बन रहे हैं, ये बहुत मिस्टीरियस हो जाएगा कि मतलब कैसे बन रहे हैं। तो कोई ना कोई फोर्स है, आप चाहे आर्टिफिशियली इनको बनाओ, चाहे आप इनको नेचुरली ऑटोमेटिकली ले लो, ठीक है, ऐसा होता है। एक एक्चुअली बात क्या थी, बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी जो कि गलत बोली थी। मैं आपको एक बुक में दिखाता हूँ वो चीज, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत साल पहले मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिफाइन करने की बात चल रही थी ना, तो आपकी बुक में सब बता रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिफाइन करने की बात चल रही थी, यहाँ पे देखिए, तो वहां पर आपके कुछ एक साइंटिस्ट ने ये बोला था, एक साइंटिस्ट ने ये बोला था कि ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। प्लस उन्होंने ये बोला था कि इसको हम कभी किसी चीज से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कभी किसी चीज से बना नहीं सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कभी भी कहीं से बना नहीं सकते, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना नहीं सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी बाद में गलत प्रूव हो गई। ये थ्योरी बाद में क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई। और गलत किसने करी, ये आपके एक साइंटिस्ट है वोलर करके, हॉलर करके बोलते हैं इनको। ठीक है, आपके एक साइंटिस्ट है वोलर करके, ये आपको दे रखा है यहाँ पे कि दिस नोशन वाज रिजेक्टेड इन 1820। इससे पहले क्या माना जाता था, जो बर्जीलियस थे, इससे पहले क्या माना जाता था कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी लैब में बनाया नहीं जा सकता। एक्चुअली हम बात करें ना, प्रैक्टिकली बनाया भी नहीं जा सकता, सच्ची बात है, बनाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर बनाने पर उतर आए, हम जबरदस्ती उस बनाने उतर आए तो बना सकते हैं। अब साइंस क्या बोलती है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन मौजूद है दुनिया में, तो वो थ्योरी गलत हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर अगर आपने कहा कि ये हमेशा होता है, लेकिन उसका अगर एक भी गलत एक्सेप्शन मिल गया आपको, तो आप उस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हो। तो ऐसा बर्जीलियस ने बोला था कि हमेशा क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कभी बनाए नहीं जा सकते। लेकिन बाद में आपके एफ बोलर ने ये अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया आपके सामने। अमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आपका एक मिनरल होता है, उसको उससे उन्होंने यूरिया बना दिया। यूरिया क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इससे बाद में बात प्रूव हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में बहुत ही खतरनाक कंडीशन में बना सकते हैं। बाद में और भी साइंटिस्ट आए, जैसे कोलबे आया आपका, जैसे बर्थिलॉट आए, इन्होंने बर्थिलॉट ने मीथेन बना के दिखा दिया, आपकी कोलबे ने एसिटिक एसिड बना के दिखा दिया आपको। तो ये सब चीजें आने के बाद में ना ये प्रूव हो गया कि जो ये थ्योरी थी, पहले पुरानी थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कभी बना नहीं सकते, ये थ्योरी गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में बना सकते हैं, बाद में ये थ्योरी सही हो गई। तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई, इसलिए इस थ्योरी के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। ये सब नहीं लिखने वाले कि हम क्या होता है कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो सारी थ्योरी जब गलत है तो हम क्यों लिखने वाले हैं, उसके बारे में हम लिखने नहीं वाले। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ाई को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। पहले के साइंटिस्ट क्या मानते थे, पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत हो गई कि आपके इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्योंकि पुराने साइंटिस्ट थे तो पुराने डेफिनेशन देते थे, पुराने साइंटिस्ट थे तो पुराने डेफिनेशन देते थे, उनको एक्चुअली पता नहीं था, उनको एक्चुअली पता नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने का कारण क्या है। उनको एक्चुअली पता नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने का क्या कारण है। ठीक है, तो इस वजह से उनको पता नहीं थी चीजें। ठीक है, अब देखो आगे अगर हम बात करें तो उन्होंने एक मॉडर्न डेफिनेशन भी आपकी दी, केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन दी। इसमें बताया उन्होंने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका हाइड्रोजन पाया जाएगा, या ऑक्सीजन पाया जाएगा, या नाइट्रोजन पाया जाएगा, या सल्फर पाया जाएगा, हेलोजन पाएगा, लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट, विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इट, ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाएगा मेन एटम की तरह या मेन एलिमेंट की तरह, साथ में आपके हाइड्रोजन पाए जा सकते हैं, साथ में आपके और भी चीजें पाई जा सकती हैं। तो मैं ये बात हमेशा बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहां भी बात होगी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेनली जब भी बात होगी ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ठीक है, लेकिन दे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन कार्बन along with carbon along with other elements other elements like hydrogen other elements like हाइड्रोजन में उसमें लिख रहा हूँ बस ये उनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन बोल सकता हूँ मैं, लाइक नाइट्रोजन बोल सकता हूँ,
या फिर मैं वहाँ पे हेलोजेंस का भी नाम बोलता हूँ। हेलोजेंस का ऑटोमेटिक मतलब क्या हो जाता है आपका FCl BrI, जो FCl BrI, ये सब हेलोजेंस कहलाते हैं आपके, ठीक है। नोबल गैसेस से पहले वाला जो आपका ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं, एटसेट्रा। मतलब एटसेट्रा तो लिखने का जानबूझ के। इसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाली चीज है वो है हाइड्रोजन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कहीं भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाएगा, कहीं भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाएगा, तो वहां पे कार्बन के साथ में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाली चीज होगी वो क्या होगी आपकी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साइड, अलोंग साइड हाइड्रोजन, यू कैन ऑल्सो फाइंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। और भी 2-3 चीजें हैं जो आपकी आ सकते हैं, पर हम अभी के लिए सिर्फ इतना ही इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड कार्बन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक साथ में, हाइड्रोजन एंड कार्बन इतने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एक साथ में कि ये एक अलग ही चैप्टर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रोकार्बन। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर वो हाइड्रोकार्बन के ऊपर है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कार्बन और हाइड्रोजन साथ में, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑल द कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर आर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। नाम से पता लग रहा है हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसके अलावा कुछ और पाया जाता है तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप के अंडर पढ़ते हैं। आगे जाकर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप होते क्या। इस चैप्टर को मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है। दैट्स मैंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज इस चैप्टर को आप क्लास 10th में भी पढ़ के आते हो, क्लास 10th में भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आते हो। वहां पे भी आप हाइड्रोकार्बन और वहां पे भी आप थोड़ा बहुत IUPAC का नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत काम चला हुआ पोर्शन पढ़ के आते हो। तो उसमें भी आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी है, उसमें भी आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी है, जैसे कि आपका जो कार्बन है वो आपके इतने सारे कंपाउंड दुनिया में कैसे बनाता है। अब मैं बोल रहा हूँ दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, यानी दुनिया में इतनी सारी लाइफ प्रेजेंट है, और हर लाइफ फॉर्म के अंदर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है दुनिया में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो किसका बनता है, वो कार्बन से बनता है मेनली। तो सवाल ये आता है कि इसका मतलब कार्बन के अंदर एक बहुत ज्यादा अच्छी क्षमता है, वो एक बहुत ज्यादा अच्छी ताकत है कि वो क्या करता है, वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, यानी वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट कर सकता है, बहुत सारे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बना सकता है। तो सवाल यही आता है कि क्यों बना सकता है। सवाल ये आता है कि आपका जो कार्बन है वो इतने सारे एलिमेंट बना कैसे सकता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि मैं बोलता हूं कि कार्बन की अगर मैं बात करूं, स्पेशली अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो यहाँ पे मैं कार्बन की जो मेन फीचर है, कार्बन का जो मेन फीचर है जिसकी वजह से, कार्बन का जो मेन फीचर है जिसकी वजह से उसका वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बॉन्ड बना रहा है वो है इसकी टेट्रावलेंसी। टेट्रावलेंसी जो कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है टू फॉर्म सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द होल यूनिवर्स, वो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका रीजन है टेट्रावलेंसी। टेट्रावलेंसी का मतलब क्या होता है, द कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। 4 वैलेंसी होने का क्या मतलब है, 4 वैलेंसी होने का ये मतलब है कि इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है बेटा वो रेयरली कभी आयनिक बॉन्ड बनाता है, रेयरली, मतलब ऐसा नहीं कि बना नहीं सकता, बट रेयरली मतलब ये मान के चलो बनाता ही नहीं है। इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वो एक बार में 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक बार में 4 कोवलेंट बना सकता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा दुनिया में पाया जा सकता है। वो अलग अलग एलिमेंट के साथ में भी आपके 4 बॉन्ड बना सकता है। और यही क्योंकि हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में और MOT के बारे में और वेस्पर थ्योरी हम सब पढ़ के आ चुके हैं, आपके चैप्टर 3-4 में सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। तो उसका थोड़ा सा दिमाग हम यहाँ पे अब लगाने की कोशिश करेंगे, उसका थोड़ा दिमाग हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या होता है, टेट्रावलेंसी क्या होती है, और टेट्रावलेंसी से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या क्या चीजें हैं जो उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो हमको समझ में आता है। वाई, अगर हम इसकी बात करें, मैं ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके यहाँ पे लिखूंगा। मैं फिर से बता दूं ये चैप्टर थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनेंगे आपके। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ज्यादा, मतलब गिनती की अगर हम बात करें तो ऐसे तो कोई गिनती नहीं होती किसी चीज की, लेकिन लगभग अगर हम बात करें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका कार्बन बना सकता है, तो अगर उसकी छोटी मोटी गिनती की बात करें तो लगभग ये 6 मिलियन, 60 लाख के आसपास डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। 60 लाख या 6 मिलियन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके ये बना सकता है
ठीक है। अब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पे अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वैलेंसी 4 क्यों होती है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हम उसको अगर लिखना चाहें तो क्योंकि इसका जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, वो क्या होता है, C6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं आपका 1s2, 2s2 और आपका 2p2। 1s2, 2s2 और 2p2 उसका हम लिख सकते हैं। ये तो हमने एक मोटा मोटा आपके सामने लिख दिया। अगर मैं इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो 1s2, 2s2 ये तो आपके स्फेरिकल होते हैं, इनको हम एक्स वाई जेड में भी तोड़ सकते हैं। तो इसको मैं 2px2 बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं 2py2 बोल सकता हूँ, और आपका जो z है वो क्या रहेगा, वो आपका खाली रह जाएगा। जो z है वो आपका क्या रहेगा, खाली रह जाएगा, सॉरी जीरो आ जाएगा यहाँ पे। जो आपका z है वो खाली। पहली बात तो याद रखें, हम एक्साइटेड स्टेट में नहीं लिख रखे। आपको ये सारी चीज समझने के लिए एमओटी पे वापस लौट के जाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत एमओटी याद नहीं है, वेस्पर थ्योरी याद नहीं है, वीबीटी याद नहीं है, तो प्लीज एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। आपको मैंने वीडियो की लिंक भेज रखी है, और जो वीडियो है यूट्यूब पे पड़ी है, तो आप एक बार शिक्षार्थ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाके आप कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहा। एक्साइटेड मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ये पी ऑर्बिटल है, इसमें आपने ऐसे भरा, ऐसे भरा, ठीक है, और ऐसे भरा, ठीक है, ये आपने खाली छोड़ दिया अभी के लिए, क्योंकि आप इसको अभी एक्साइटेड स्टेट में लेके नहीं जा रहे हो। चलिए आगे की अगर बात करते हैं। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, तो सॉरी मैंने गलती कर दी। ये 2p, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे दो ही तो हैं, मैंने 4 कर दिए यहाँ पे। जो आपका एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो आपके 6 हो गए ना पूरे। तो यहाँ पे 2p1 आएगा, सॉरी 2p1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2p1। आपके दो ऐसे बनेगा ना, अगर उसको बनाना चाहेंगे तो 1s2 ये बन गया, 2s2 ये बन गया, फिर आपका इसमें जाएगा। हाँ सही है। तो पहले आप तीनों डब्बों को भरते हो, एक दो, तो आपके 6 खत्म हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खत्म हो चुके हैं, सही है। तो इस तरह से बनेगा आपका 2px1 और 2py1, और 2pz क्या होगा, वो खाली रहेगा, 2pz आपका जीरो रहेगा। ये हो गया। अब हम बता सकते हैं कि ऑर्बिटल कंसेप्ट से, जो हम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के आए हैं, उसके कंसेप्ट से, जो कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो अब होता क्या है ना, एक हमें लगा कि भाई कितने हाफ फील्ड है इसमें, हमें लगा कि इसके जो हाफ फील्ड है वो आपके कितने हैं, वो आपके 2 है। जो अगर हम वैलेंसी को, जो जनरल डेफिनेशन होती है ना वैलेंसी, सुन लो इस बात को, सुन लोगे तो भी काम आ जाएगा। हमें क्या लगता था कि जो पुरानी नोशन के अनुसार हमें ये लगता था कि जो वैलेंसी का मतलब होता है किसी एटम की, किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, जितने हाफ फील्ड है, तो ये एक हाफ फील्ड, ये 2 हाफ फील्ड। हमको क्या लगा, हमको लगा कि इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी 2 होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जब हम एमओटी से इस बात को समझना चाहेंगे, तो एमओटी क्या बोलती है, या एमओटी बोल से बोल लो, चाहे बीबीटी से बोल लो, किसी से बोल लो, आपको एमओटी समझना है, सबकी सब थ्योरी सेम ही चीज देती है, बस एक्सेप्शन होते हैं, तो वो हमको देखने भी नहीं है। तो वो दोनों क्या बोलती है कि हम इसको एक्साइट करेंगे, क्या करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे, और एक्साइट करने के बाद हम जब इसको बनाएंगे इस तरह से, एक्साइट करने के बाद में हम इसको बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो जब इसको बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आपका एक आ गया, मतलब इसको भी इसके साथ कंबाइन कर देंगे, हम पूरा का 2 का कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इसको, सॉरी मैंने एक साथ ही बना दिया, हाँ, तो यहाँ पे एस वाला है, यहाँ पे आपका पी वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक यहाँ भरूंगा, ठीक है, एक यहाँ भरूंगा, फिर एक यहाँ भरूंगा, फिर एक यहाँ भरूंगा, फिर एक यहाँ भरूंगा। फिर मैं देखना चाहूंगा आपका कि यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 4। तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो यहाँ पे आप कितने बोलोगे कि एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आप जब कार्बन को देखते हो, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो उसके बाद क्या बोलोगे कि 4 आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। अगर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4। तो ये आपका नोशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं सुनो वापस क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बचपन में आप डेफिनेशन पढ़ के आए हो, जैसे आपने जो क्लास 10th में डेफिनेशन पढ़ी थी वैलेंसी की, वो क्या थी, द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एस वैलेंसी। तो उससे तो आंसर झट से आपका 4 आ ही जाएगा। देखो ये रहे 2, ये रहे 2, एक बात में यहाँ से 4 आ गया। लेकिन जब इसी बात को हम एमओटी से या बीबीटी से डिस्कस करना चाहते हैं, किसी से भी कर लो, तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको इस तरह से करना पड़ेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, आप बचपन में सॉरी, आपने उस चैप्टर में पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या करते हैं कि आपके, जो मैं रिवाइज करवा दूं, तो जो आपके आउटर मोस्ट वाला शेल था, ये आउटर मोस्ट वाला शेल था,
आप इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को सिंगल 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 बांटते हो। ठीक है, आपने सिंगल 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 बांटे, कितने थे पहले, चार, एक दो तीन चार, आपने सबको सिंगल 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 बांटा, बांट दिया, तो आपके सामने चार हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गए। इससे आपकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि एमओटी और वीबीटी की डेफिनेशन के अनुसार वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी वैलेंसी बोलते हैं। तो उससे वैलेंसी क्या निकल के आ गई, आपकी चार निकल के आ गई। तो एमओटी और वीबीटी की डेफिनेशन से भी हमने ये प्रूव कर दिया कि आपकी वैलेंसी क्या होती है, चार, और इसीलिए इसी चीज को हम बोलते हैं आपका टेट्रावलेंट, कि आपका कार्बन क्या हो गया, कार्बन इज योर टेट्रावलेंट। मतलब वैसे वैलेंसी दो होनी चाहिए थी, लेकिन वैलेंसी एक्चुअली में क्या होती है, चार होती है। एमओटी से ही बात प्रूव हो गई। एमओटी बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए बच्चों को बस ऐसे ही समझाने के लिए बोलते हैं, देखो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, तो आंसर क्या हो गया, चार। लेकिन आप अब क्योंकि आप बड़े हो गए हो, तो आपको डिटेल में चीज आना, समझ में आना जरूरी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो इसको हम एक्साइटेशन से, मैंने अभी आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, उससे सब कुछ टेट्रावैलेंस से आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम उसको बांट सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम बांट सकते हैं, बांटने से मेरा कहने का मतलब कि उसके क्लासिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन से पहले बात कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आपके जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह का होता है। अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कार्बन के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है, वो sp होता है कि वो आपका sp2 होता है कि sp3 होता है, जो हमने याद हो थोड़ा बहुत, ये सब अपन ने पहले पढ़ रखा है, sp2 sp3, ये सब पहले पढ़ रखे हैं। उसके बाद sp3d आ जाता है, sp3d यहाँ पे तो नहीं आएगा। sp का मतलब क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, sp2 का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड, sp3 का मतलब क्या था, आपका सिंगल बॉन्ड। ये सारी चीज बेटा हमने पढ़ रखी है पहले, आपने ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आपने सब कुछ चैप्टर में पढ़ रखा है। तो अगर आपको नहीं याद हो तो कृपया करके आप एक बार जाके एमओटी या वीबीटी या वेस्पर थ्योरी पढ़ लेना, आपको वो वीडियो में दे रखा है, तो एक बार जल्दी जल्दी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे उसका यूज पड़ेगा इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमको वो चीज समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी शेप रिकॉग्नाइज करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, ये सारी चीज क्या होती है, आपको शेप, ये सारी चीजें हमने वहाँ पे पढ़ा था, हमने जब वहाँ पे मीथेन बनाया था, तो हमने वहाँ पे सब समझाया था कि कितने बॉन्ड है उसमें, कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो अब हमको यहाँ पे पता लगाना है कि मतलब आपके कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, आपके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करना चाहेंगे, यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये सब फिर से बता रहा हूँ कि मैं वापस से पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता था, पाई बॉन्ड क्या होता था, ये सब कुछ मैं वापस तो नहीं पढ़ाने वाला। आप जाके एक बार पुराना चीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता था, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, जब भी आपके दो चीजों के बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक इस तरह की डंडी से, डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिग्मा बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे हम सिग्मा बॉन्ड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें हम शेपिंग की बात करें, तो शेप आपकी बनती है कुछ इस तरह से। जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो एस ऑर्बिटल, एस एस ऑर्बिटल का संगम होगा। वहां पे जब आपके एस एस ऑर्बिटल मिलते हैं, तो वहां पे आपका क्या बनता है, वहां पे आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका होता है डबल बॉन्ड बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाए, उसको हम डबल ब्लैंक से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर हम वहां पे ट्रिपल बॉन्ड की भी बात करें, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो डबल बॉन्ड बनते टाइम पे और ट्रिपल बॉन्ड बनते टाइम पे भी क्या होगा आपका, इन दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन को बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये दोनों जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, यानी हम मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं उनको हम पाई बॉन्ड से प्रेजेंट करते हैं। ये जनरली फॉर्म की होते हैं, इनके फॉर्म होने का कारण होता है पीपी फॉर्मेशन, इनके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये भी पीपी से होता है, ये भी पीपी, दोनों पीपी फॉर्मेशन से होते हैं। मतलब आपका पीपी कैसे होगा, आप देखो पीपी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए पहला वाला बन गया एसएस की वजह से, फिर आपका यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसा और यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसा, थोड़ा डायग्राम बनना पड़ा है ऐसा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, तो ये आपको क्या मिल रहा है, आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड कैसे मिलता है आपको, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड मिलते टाइम तो ऐसे इसका संगम हो गया, कोई ज्यादा बड़ी वाली बात हुई नहीं। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड के टाइम में ये आपका एक पी और ये आपका पी इस तरह से मिल जाता है, तो ये क्या बन गया, आपका डबल बॉन्ड बन गया। ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, प्लीज जाके एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ आएगा। अगर अच्छा ट्रिपल बॉन्ड बनाना तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये पी वाई और पी वाई आपस में मिल गए तो डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम मान लो पी जेड, जो पी जेड है, अब पी जेड कैसा होगा, पी जेड इसी ऑर्बिटल में ऐसा होगा, इस तरह का,
और इस तरह का, ठीक है। जब यहाँ यहाँ ये फॉर्मेशन बनता है तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, इसको मिला के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो जब पीपी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे अगर आपके 2 पीपी मिल रहे हैं, अगर आपके 2 पीपी मिल रहे हैं तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 पीपी मिल रहा है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिर्फ एसपी मिल रहा है या फिर एसएस मिल रहा है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। ये सारी चीजें अपन ने जाके केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखी है, एक बार जाके रिवाइज करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, वरना याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। याद करने का तरीका बस ये याद रखिए कि आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये याद रखो कि जहां पर आपका सिंगल बॉन्ड है वहां पे आपका है वहां पे सिग्मा बॉन्ड है, और जहां पे आपका डबल बॉन्ड है वहां पे आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उसमें भी आपके क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो आपका एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, जब आपका डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक पाई बॉन्ड होगा, जब आपके ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वहां पे 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। कोई भी आपका जब डबल बॉन्ड पाया जाए, जब भी कोई डबल बॉन्ड पाया जाएगा, याद रखना, इसको मैं वापस समझाता हूँ। जब भी कोई डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसमें एक बॉन्ड तो एस एस की वजह से बनेगा, तो एक तो वहां पे सिग्मा पहले से पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड तो बना होगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड आया होगा, ठीक है। और उसके ऊपर में क्या होगा, उसके ऊपर में पीपी का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया होगा, पीपी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया होगा और इन दोनों का संगम हुआ होगा, तो वहां पे डबल बॉन्ड बना। ये डबल बॉन्ड बनने की रीजन है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा क्लाउड बन रहा है, यहाँ पे दूसरा क्लाउड बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। जब ये पाई बॉन्ड बन जाएगा तो मैं ये कहता हूँ कि एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड की बात आएगी तो ट्रिपल बॉन्ड में वापस समझा रहा हूँ आपको क्या होता है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या होता है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड आ ही जाएगा, सबसे पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। दुनिया में सबसे पहले क्या बनता है, सिग्मा बनता है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक पी आएगा, यहाँ पर एक पी आएगा, दोनों पी के बीच में संगम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या बना है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बने। अभी मुझे ट्रिपल करना है ना, ट्रिपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और पी लेके आऊंगा, लेकिन वो पी कौन सी दिशा में होगा, उसकी दिशा क्या होगी, कोई और दिशा होगी, मतलब जेड वाली दिशा, इस तरह वाली दिशा, ये जेड वाली दिशा, ये जेड वाली दिशा। इन दोनों के बीच में जब संगम होगा ऐसा करके तो एक और बॉन्ड बनेगा, वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, वो भी पाई बॉन्ड होगा। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और आपके वहां पे 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये वाली बात दिमाग में रखना कि जब आपका और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड की तो मैंने बात ही बताना बेकार है, जब सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कुछ है नहीं। सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे एसएस कैरेक्टर बनेगा वहां पे, और उस टाइम पे क्या बोलोगे, आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसमें क्या बोलोगे, एक सिग्मा और 0 पाई, एक सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने का कारण है कि जब मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तब पाई बॉन्ड, मतलब बस ये याद रखना आपकी चीज, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बस बेटा बनते हैं अच्छे खासे। चलते हैं, बाकी छोटी मोटी बातें हैं जो आप मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली बात की सब चीजें आप पहले पढ़ के आए हो, ये सब चीजें आप पहले पढ़ के आए हो, तो ये सब चीजें मुझे वापस लिखवाने की जरूरत नहीं कि पाई बॉन्ड कैसे कैसे बनता है कि अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे थोड़ा बहुत बताने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस चैप्टर में आपसे नई तरीके से वो पूछ सकता है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एक एक लाइन को मैं लिख के बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड कैसा बनता है, कि पाई बॉन्ड के बनने के बाद में क्या होता है, ठीक है। और ऐसे 2-4 पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये सारे पॉइंट आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी मिलेंगे और इस चैप्टर में भी मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के तरीके से मैं उनको लिख रहा हूँ और आपको फिर वो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको पहली बात तो पाई बॉन्ड्स को अगर बनाना है, पाई बॉन्ड्स को अगर बनाना है तो आपके लिए इट इज एसेंशियल दैट द पी ऑर्बिटल्स ऑफ द एडजेसेंट अब हम देखो, जब हम पहले पाई बॉन्ड की या सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे थे ना, तो हम वहां कार्बन का नाम नहीं ले रहे थे, हम वहां पर किसी भी 2 एटम की नाम ले रहे थे। अब हम स्पेसिफिकली हम कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे। तो जब भी आपको पाई बॉन्ड बनाना है फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज एसेंशियल दैट द पी ऑर्बिटल्स on the adjacent carbon atoms must be parallel for a proper sideways overlap। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, मतलब फॉर अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इस चैप्टर में बेटा थ्योरेटिकली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आपको थ्योरेटिकली वाले पॉइंट आना चाहिए। फॉर अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इट इज एसेंशियल दैट द p orbitals of adjacent carbon p orbitals of adjacent carbon atoms must be parallel
for a proper sideways overlap must be parallel for a proper sideways overlap, प्रॉपर साइडवेज ओवरलैप। ठीक है, यहाँ याद रखना बेटा, थोड़ी एक मैं फिर से बता दूं, एक आध चीज ऐसी हो सकती है जो शायद आपको कम समझ में आ रही है क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है यहाँ पे। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सारी चीजें हम डिटेल में बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। याद होगा तो वहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग थी, एसएस की बात करते हैं, एसपी की बात करते हैं, या फिर वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग थी। साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होती है, जब पी ऑर्बिटल तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ऐसे करके, जब दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, जब आपकी हेड ऑन क्या होती है, जब ऐसे ऐसे एस क्या होता है, गोल होता है ना, एस क्या होता है आपका, गोल होता है, उसका एक और एस के साथ में जब संगम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका हेड ऑन। एस और एस में हमेशा हेड ऑन होता है। ठीक है, अगर एस आपका पी के साथ मिलना चाहता है और पी अगर आपका ऐसे है, पी ऐसे होता है ना, पी आपका या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, तीन दिशाएं हो सकती है इसकी। अगर पी आपका ऐसे मिल रहा है एस के साथ में तो भी वो क्या कहलाएगा आपका, वो हेड ऑन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हेड ऑन से आपका क्या बनता है, हेड ऑन से आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए कि आपका एक पी ऐसा होना चाहिए, पीपी की वजह से पाई बनेगा, और एक पी ऐसा होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये इससे नीचे चीजें कंबाइन करेंगे पैरेलल वाले, तब आपका क्या बनता है, पाई बॉन्ड। या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, तब आपके क्या बनते हैं, वहां पे पाई बॉन्ड बनते हैं। चलिए ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट हो गया कि ऑल द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन। अगर वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, ऑल द एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड, all the atoms directly attached directly attached by a double bond by the carbon to the carbon atoms of the double bond to the carbon atoms of the double bond of the double bonds lie in same plane, lie in same plane। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा चुका हूँ ये चीज, बस एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये पाई बॉन्ड बनना पर डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड से जब भी आपका फॉर्म होगा तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई एटम है ए, यहाँ पे कोई एटम है बी, ठीक है, और यहाँ पे कोई और पी ऑर्बिटल, तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा क्या आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बेटा मुझे एक प्लेन में दिख रहा है। ये पूरा का पूरा मुझे क्या दिख रहा है, एक प्लेन में दिख रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि आपके जितने भी एटम पाई बॉन्ड से अटैच होते हैं डबल बॉन्ड के अंदर, वो आपके क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, सबके सब सेम प्लेन में आपको पाए जाते हैं। चलिए बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि अगर आपका पी ऑर्बिटल ऑफ अ पाई बॉन्ड आर म्यूचुअली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो पी ऑर्बिटल होते हैं आपके पाई बॉन्ड के, वो आपके क्या होते हैं, पहली बात तो पैरेलल होते हैं एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो पी ऑर्बिटल होते हैं दीस आर, यहाँ पे द p orbital of a pi bond are the p orbital of a pi bond are mutually parallel and पर मैं बस समझाता हूँ इस लाइन का मतलब अभी भी, and perpendicular to the plane of the molecule, perpendicular to the plane of the molecule। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ क्या लिखा है इसका मतलब। इसका मतलब सिंपल सी इतनी बात होगी कि आपका इस पहले मैंने समझाया भी था ये। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या बन रहा है, पाई पाई बन रहा है। तो जब दो पाई आपके बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पाई और ये पाई क्या है, आपके पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली आपके ये पाई और ये पाई क्या है आपके, ये भी क्या है आपके पैरेलल है। लेकिन आप साथ में ये भी देखते रहो, साथ में ये भी देख सकते हो कि आपका ये जो पाई है, ये वाला जो पाई है, सॉरी ये वाला जो पी है और ये वाला जो पी है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे है तो ये आपका ऐसे, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये भी क्या है, ये वाला इसके साथ में परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपस में पैरेलल है, म्यूचुअली पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल आपका ऐसे है अगर, तो ये आपका जो दूसरा वाला पी है, ये क्या है, आपस में पैरेलल तो है पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है रोटेशन के बारे में, कभी कभी सवाल आते हैं कि रोटेशन आपका क्या होता है। तो पहली बात, रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अबाउट आप या जब भी आपका पाई बॉन्ड बनेगा
तो वहां पर रोटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रोटेशन करना। हाँ, सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसके अबाउट आप रोटेशन कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड रोटेशन में कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन के अबाउट यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है, अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपका रोटेट कर सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रोटेट कर सकते हो आप, इसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सामने आप बस मेरी वीडियो पे देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आपका क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जब आप इसको रोटेट करना चाहोगे, जब आप इसको रोटेट करना चाहोगे तो ये आपका प्लेन चेंज कर देगा। अब प्लेन चेंज करना तो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपका पहले ये पी वाई अटैच है, अगर ये पी है वाई है और ये पी वाई है, तो अगर ऐसे अटैच है, अगर ऐसे घुमाऊंगा तो बेटा ये पीजेड बन जाएंगे। तो क्या कंपाउंड की गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि पहले पी वाई आपको पीजेड कैसे बन गया ऑटोमेटिक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या बोलूंगा कि आपका रोटेशन अलाउड नहीं होता। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर हम बात करें तो ऐसा अलाउड नहीं होता। तो मैं सिंपल सी बात यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपका, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पेज पे मेंशन करूँ, फोर्थ, कि रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट अलाउड, इज रेस्ट्रिक्टेड। कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यानी एक तरह से मैं क्या करने चाह रहा हूँ, मेरा जब भी पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे, मेरे जब भी पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे, तो आई कैन से कि मेरा जो रोटेशन ऑफ द कंपाउंड है अबाउट दैट बॉन्ड, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। लास्ट पॉइंट देखते हैं कि आपका पाई बॉन्ड आने से क्या फर्क पड़ता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मिलता हूँ, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of the pi bond of the pi bond lies above and below, above and below the plane of bonding atoms, the plane of bonding atoms। अभी आप समझ जाओगे कहने का मतलब क्या है इसका, कि देखिए, जब हम यहाँ पाई बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपका पी और ये आपका पी आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए सी है, यहाँ पे सी है, इन दोनों के बीच में क्या पहले बना, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड बनाते चले, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाते क्या हो गया कि इनका क्या हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये सिग्मा, मान लो इस तरह से आपने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। तो जो आपका पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जमा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो मैं कभी कभी इस बॉन्ड को ना ऐसे बनाता हूँ कि आपका ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर मैंने ऐसे बना दिया इस तरह से। तो ये आपको जो ऊपर दर्शा रहा है ये चीज क्या दर्शा रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड दर्शा रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड दर्शा रहा है, और ये एक पाई बॉन्ड है। इसको ये मत समझना सर ऊपर एक नीचे एक, नहीं नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड मत समझना, ये दोनों एक साथ आए हैं आपके, दोनों एक साथ साइडवेज ओवरलैपिंग से, ये साइडवेज दोनों को एक साथ देखा जाता है, और ये आपके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये पूरा क्या कहलाता है, इसको हम दूसरे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये डबल बॉन्ड है एक्चुअली में, ये ऐसे है आपका। इसमें एक तो क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा, और दूसरा क्या हो गया, ये आ गया आपका पाई की वजह से, एक हो गया सिग्मा, एक हो गया आपका पाई की वजह से, ऐसे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, सिमिलर अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता, तो ट्रिपल बॉन्ड को बनाना ना थोड़ा सा अजीब सा काम है, क्योंकि उसमें एक तो ऐसे बनेगा, ठीक है, एक ऐसे बन जाएगा, ये हो गई पाइप पीपी ओवरलैपिंग ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा अगर आप बनाना चाहोगे ना, दूसरा ऐसा दिखेगा, आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसा करके और एक पीछे की तरफ ऐसा करके, इस तरह से। तो जब हम इसको दूसरे डायग्राम से बनाना चाहते हैं ना, सब 3D में, तो ये हो गया सिग्मा, ठीक है, एक आपका ऐसे, एक हो गया फिर पाई, और दूसरा पाई आप कैसे बनाओगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाता है। क्या ट्रिपल बॉन्ड को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी आपको नहीं करना है, आप अगर डबल बॉन्ड से समझ जाओ ना, तो ट्रिपल बॉन्ड ऑटोमेटिकली बच्चों को समझ में आता है। बस ट्रिपल बॉन्ड जब भी सोचना होता है तो आपको तीसरे प्लेन में चले जाना होता है बस, तो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है, पर इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि आपका जो ये हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा, इसका क्या इफेक्ट होता है बॉन्ड लेंथ पे या बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, अगर आपके सीसी के बॉन्ड वहां पे बन रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पे या बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसको हम देख लेते हैं, आपका इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ।
जो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ के आए हैं, मतलब जो अपने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में भी आपको मैंने बताई थी कि आपके एस के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, आपके पी में पहुंच जाते हैं, एमओटी और वीबीटी में जो हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है आपका हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वही sp3 sp2 तो सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि पी ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो एस ऑर्बिटल से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, समझ सुन लो पहले मेरी बात को कहानी की फॉर्म में। तो पी ऑर्बिटल का जो साइज होता है ना वो एस ऑर्बिटल के साइज से बड़ा होता है, सेम शेल की अगर हम बात करें तो जब भी हम sp3 से sp2 से sp पे जाते हैं तो p का कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है। p का कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आपका बिगर ऑर्बिटल जो होता है वो बड़ा बॉन्ड बनाएगा, जो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा ऑर्बिटल है, जो बड़ी चीज है, वो बड़े बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका p का कैरेक्टर कम होता जाएगा, जैसे जैसे आपका p का कैरेक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप ये बात बोल सकते हो कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सुनना मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको की वर्ड्स में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेनेशन, इसलिए आप पहले हम बॉन्ड लेंथ के बारे में सुन रहे हैं तो सुनो इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले मैं बात करता हूँ बॉन्ड लेंथ की। तो देखिए, जब मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझना कि जो हमने sp3 sp2 और sp के बारे में पढ़ाई करी थी ना, यही तीन बन सकते हैं आपके कार्बन में, और कोई नहीं बन सकता। तो उनकी बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो, मैं बस कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ, जो p ऑर्बिटल होता है इसका जो साइज होता है, p ऑर्बिटल साइज इज ग्रेटर देन आपका s ऑर्बिटल साइज, s ऑर्बिटल साइज। ठीक है, पर ये बात रखना फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल, ये बात मैं इसको कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ। आप इसको अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर सेम शेल, अगर हम किसी के एल एम किसी एक शेल में बात कर रहे हैं, के शेल पकड़ ले, तो के शेल में जो पी ऑर्बिटल साइज होता है वो ज्यादा होता है। और इसका मतलब क्या होगा कि जो मैं सिंपल एक बात कहता हूँ कि बिगर ऑर्बिटल साइज, बिगर ऑब्वियसली बात है कि जिसका साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनाने में जो उसकी जगह होगी वो भी ज्यादा लेगा। तो बिगर ऑर्बिटल साइज मेक्स क्या कहते हैं कि बिगर बॉन्ड लेंथ या लार्जर बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, बिगर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब अगर हम ये sp3 याद रखना, कार्बन की फॉर्म में या तो sp3 बनेगा या sp2 बनेगा या sp का मतलब हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, sp2 का मतलब हो जाएगा डबल बॉन्ड और sp3 का मतलब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो जब मैं sp3 से जाता हूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि बिगर ऑर्बिटल साइज बिगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिगर बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब कि और बिगर ऑर्बिटल कौन सा होता है, बिगर ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल। मतलब जितना ज्यादा p ऑर्बिटल होगा किसी बॉन्ड में उतना ज्यादा वो बॉन्ड बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली कि एस एस पी कैरेक्टर, एस पी कैरेक्टर या परसेंटेज ऑफ पी, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, एस परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीजेस, एस परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर मतलब उसमें कितना कैरेक्टर ऑफ पी है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, देन आई कैन से कि आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये लाइन आपको, अगर ये सारा जो ज्ञान मैंने यहाँ लिखा है ये सब याद हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये वाला ज्ञान होना याद बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाली चीज अगर आपको पता हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये वाली जो चीज मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी है अच्छे से, ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि जैसे जैसे किसी भी बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपका पी का कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा तो आपका उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। उल्टा बोलना हो तो आप ये बोल सकते हो कि परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अगर घटता जाएगा तो इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं वहां पे कि आपका बॉन्ड लेंथ भी क्या होता जाएगा, आपका घटता जाएगा। ठीक है, इस चीज को अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, अच्छा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया था, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मेरा एसपी लिखा हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक एस और एक पी, तो साफ सी बात है कि इसमें एस कितना होगा, एस 50% कैरेक्टर होगा, और पी कितना होगा, तो पी भी कितना होगा 50%। वरना कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, परसेंटेज एस आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि टोटल एस कितना है, एक, टोटल दो कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके, एक एस और एक पी यानी दो, तो आपका 50%। सिमिलरली पी, परसेंटेज पी क्या हो जाएगा आपका, कितने पी है इसमें, तो एक पी है, एक पी, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं एस और पी यानी दो, तो 50%। आप बड़े आराम से ऐसे बता सकते हैं। वरना जुगाड़ तरीका क्या है, दिख रहा है कि एक एस एक पी यानी दोनों 50-50% है। दूसरा अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ आपका कि मान लो sp2 आ गया, तो आप क्या बोलोगे sp2 में, इसमें कितने पी हैं सर, इसमें दो पी है, इसमें कितने पी हैं, दो पी हैं और एक एस है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि दो पी एंड वन एस, ऐसे पढ़ सकता हूँ। तो उसमें परसेंटेज एस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक एस और टोटल कितने ऑर्बिटल्स, तीन एस है, तो आप कितना बोल सकते हो इसको 33.33% एस करेक्टर बोल सकते हो आप यहाँ पे। परसेंटेज पी कितना हो जाएगा, परसेंटेज पी क्या हो जाएगा, 2/3, तो आप
कितना बोल सकते हो, 66.67% के आसपास इसको बोल सकते हो। ऐसे अगर मैं sp3 की बात करना चाहता हूँ, तो sp3 में क्या बोल सकता हूँ कि इसमें कितने एस, एक एस और तीन पी, एक एस और तीन पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से बता दो, sp2 क्या है, डबल बॉन्ड, एस sp क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड, और sp3 क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये सारी चीज दिमाग में होनी चाहिए बेटा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज एस कितना हो जाएगा, परसेंटेज एस बोलोगे आप, कितने एस, एक एस, कितने पी, तीन पी, यानी तीन और एक चार, तो टोटल चार। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25% एस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, कितने पी हो जाएगा यहाँ पे, पी कितने हैं, तीन पी, कितने टोटल चार और बैटल्स हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 75% आपका पी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप पी कैरेक्टर निकाल सकते हो, और कहीं भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, बस ये सबसे तीन इंपॉर्टेंट है आपके कार्बन में, सिर्फ यही तीन आपको देखने को मिलते हैं, कार्बन में इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता कोई भी, ठीक है। इसलिए तीन आपको याद नहीं चाहिए। अब मैं आपसे अगर पूछूं, बॉन्ड लेंथ का कैरेक्टर पूछना चाहता हूँ कि बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। तो पहली बात, तो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ परसेंटेज पी कैरेक्टर का, किसमें ज्यादा है किस, क्योंकि मेरे परसेंटेज पी कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि मेरा कितना ज्यादा वहां पे आपका बॉन्ड लेंथ है। तो परसेंटेज पी कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है, फिर उससे कम इसमें दिख, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ सबसे ज्यादा इसमें, मैक्सिमम इसमें है, फिर उसके बाद आपका कम होके यहाँ पे आ गया, फिर उसका कम हो गया यहाँ पे आ गया, 50% से कम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे पी कैरेक्टर के पूछता हूँ सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा सर आपका sp3 में है, ठीक है। सब उससे कम कितने हैं आपका sp2 में है, और उससे कम किसमें आपका sp में पी कैरेक्टर है। और मैंने क्या बताया, जैसे जैसे पी कैरेक्टर घटता है या बढ़ता है, उसी हिसाब से आपकी बॉन्ड लेंथ भी घटती बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी बेटा यही हो जाएगा क्या, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर लेंथ जो होती है sp3 बॉन्ड की होती है, उसके बाद sp2 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद sp बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया, मतलब इसका मतलब, अब सुनो दिमाग लगा के, sp3 का मतलब सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में sp2 का मतलब डबल बॉन्ड, और sp का मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब याद रखना इसके बाद में, सबसे छोटा सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड, उससे छोटा कौन सा होगा, डबल बॉन्ड, उससे छोटा कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, तो आप तभी इसका आंसर अपने आप कर सकते हैं। कैसे, कि भाई साफ सी बात है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो आप उसमें ज्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे बॉन्ड छोटा होने की चांस ज्यादा है। तो इस तरह से आप बॉन्ड लेंथ को कंसिडर करते हो। याद भी रखना है आपको, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सबसे छोटा आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे याद रख लेना। और क्यों, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको बॉन्ड लेंथ का मतलब समझ आ गया, ठीक है। अच्छा चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ की, नेक्स्ट हम बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो बॉन्ड, शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर द स्ट्रेंथ, ऑब्वियस जितना छोटा बॉन्ड होगा उतने पास पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, और जितना पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, स्ट्रेंथ भी क्या होगी उसकी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं यही बात यहाँ पे सिंपल बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए अगर बोलना चाहूँ, अगर मैं यही चीज आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक सेकंड में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बोलना चाहूँ, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा बड़ी चीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बड़ी डंडी दी, एग्जांपल समझो, एक बहुत बड़ी डंडी थी और एक छोटी डंडी थी। बड़ी डंडी को तोड़ना ना आसान होता है एज कम्पेयर टू छोटी डंडी, बताइए बात। तो साफ सीधी बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, कि जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड उतना ज्यादा कम आपकी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा कम। तो सिंपल ऐसे हो सकते हैं, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। फिर से बता देता हूँ मैं ये बात, ये सारी चीजें हमने आपकी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ रखी हैं। इसको एक तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अभी आपने जस्ट इसके ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने जस्ट ऊपर अभी लिखा हुआ है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर आपके सामने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये लिखा है, तो इसका उल्टा ऑर्डर होगा, याद रखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, उल्टी होती है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल उल्टा रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। कैसा, कि sp3 का सबसे कम, उसके बाद sp2 का उससे ज्यादा, उसके बाद sp का सबसे ज्यादा। दिमाग लगा के आप समझ सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, या तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड याद रखो, या फिर आप sp3 sp2 sp करके याद रखो, जैसे याद करना करो। अल्टीमेटली पॉइंट है कि याद तो रखना ही। थर्ड पॉइंट हम आपको यहाँ पे देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है आपके sp3 sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन आने से। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, कि भाई आपका
जब फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा होता है तो थोड़े से अलग अलग एनर्जी के, वैसे तो जनरली सबकी एनर्जी क्या होती है, पास पास होनी चाहिए, लेकिन एस और पी अलग अलग एनर्जी के एलिमेंट क्या होते हैं आपके, पास पास आते हैं, ठीक है, ऐसे पास पास आते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे, क्योंकि एस कैरेक्टर क्या होता है ना, हेड ऑन को ओवरलैप करता है, जितनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग जितनी ज्यादा होगी ना, देखो हैबिटेशन होता क्या है, हैबिटेशन मतलब जितनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग होती है आपकी ऑर्बिटल्स की, तो जितनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी आपकी ऑर्बिटल्स की उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और इसका रिलेशन कहां से आएगा, एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं यही बात यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो रीजन याद रखना, रीजन पूछी जाता है कई बार कि मोर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर विल बी द, more will be the electronegativity, more will be the electronegativity। जितना ज्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा, और एस कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ऑब्वियस सी बात है जब एस और पी ही प्रेजेंट है तो जैसे जैसे आपका पी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एस भी क्या करता रहेगा, घटता रहेगा, यानी एस और पी कैरेक्टर भी क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां पी कैरेक्टर बढ़ा वहां पे एस कैरेक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली घटेगा, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। मैं यहाँ से सिंपल बात क्या कर सकता हूँ कि किसकी सबसे ज्यादा होगी, मैं बोलता हूँ कि sp3 में सबसे ज्यादा होता है पी कैरेक्टर, तो अगर मैं एस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो sp3 में क्या होगा, सबसे कम होगा, जहाँ पे एस कम वहां पे एस कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, मैं शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को en लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर करता हूँ तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगी, sp3 की सबसे कम, sp2 की सबसे ज्यादा और sp की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा आपका वहां पे उतना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस है, बॉन्ड टूटने के चांसेस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था आपका जिसमें हमने ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। मैं आपको दिखा दूं कि आपके जो सिलेबस में अगर हम बात करें ना यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, आपके अगर हम सिलेबस में बात करें यहाँ पे, तो इस बार के जो टर्म वन के सिलेबस में दे रखा था, ये टर्म वन में खैर आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इस बार लगभग मान के चलो कि पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है, लगभग मान के चलेंगे कि अपना पूरा चैप्टर आ रहा है। तो हमने आज जो चीज कवर करी है वो क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन हमने कवर किया बस। आज की क्लास में बेटा हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन कवर किया है। इसमें हमने पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। अच्छा कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है, उसको हम बोलते हैं आपका टेट्रावैलेंसी की वजह से आपका ये सारे इफेक्ट आपको शो करता है कि टेट्रावैलेंसी, यहाँ पे आपको सारा ज्ञान वही दे रखा होगा, sp3 sp2 ये सारी चीज वही दे रखी है। अब अलग अलग मॉलिक्यूल आएंगे तो ऑब्वियसली हम उसकी बात करेंगे, सारी जो यहाँ पे ज्ञान दे रखा है ना, तो आप देखो 50% एस कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 sp3 हाइब्रिडाइज, ये सारी चीज वही मैंने आपको समझा रखी है। मैंने पता है बस आपको क्या किया बेटा, मैंने आपको ये चीजें पॉइंट्स में लिखवा दी है। मैंने आपको क्या किया, सारी चीज देखो, ये आपका सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, तो वो सारी चीजें जो आपको इस बुक में दे रखी है ना, इसने पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है, और हमको पता है कि पैराग्राफ में पढ़ना कितना मुश्किल होता है, कितनी दिक्कत होती है, तो मैंने उसको आपको ना पॉइंट 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 फॉर्म में पूरा लिखवाया है। हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, इसमें हम पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, मैं इसलिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बिकॉज ये चैप्टर आपके लिए आगे क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके क्लास 12 के लिए। तो अगर आपने क्लास इस चैप्टर में कुछ भी छोड़ा तो क्लास 12 में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको, जब इतना बता दिया है तो एक चीज और हल्का सा बता देता हूँ मैं आपको, कि वो ये बात है कि आपका जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमेशा याद क्या रखेंगे, रिएक्टिविटी भी आपकी कैसे होती है, रिएक्टिविटी आपकी sp3 की सबसे कम होती है, sp2 की उससे ज्यादा होती है, और sp की होती है। ये जनरल लिख रहा हूं मैं, जनरली का मतलब होता है कि ऐसा ज्यादातर होता है, कभी कभी कुछ कुछ केसेस में थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो जाती है, कभी कभी कुछ केसेस sp3 भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब मेरे जो इसका मतलब सिंपल कहने का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एस रिएक्टिव साइड्स, रिएक्टिव साइड, मतलब किसी बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होने की कोशिश करेगी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड पे अटैक होने की कोशिश करेगी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। ये याद रखना, रिएक्टिविटी जो होती है मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, मतलब वहां पर अगर आपको रिएक्शन करवानी है
तो सबसे पहले वो सिंगल बॉन्ड को ना तोड़ के सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो क्लाउड होता है ना वो फैला हुआ होता है, और फैले हुए क्लाउड पे अटैक करना थोड़ा सा दोनों तरफ से आसान होता है, इस वजह से आपको वो रिएक्टिव साइट की तरह काम करता है। आपको बुक में दे रखा है, पैराग्राफ फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हो बुक से तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो अगर आपने इस तरह से कवर कर दिया, जैसे मैंने आपको पॉइंट फॉर्म में पूरा पूरा लिखवा दिया। इसके बाद इसने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम एग्जांपल दे रखे हैं, आप एग्जांपल को एक बार देख लोगे तो भी आप समझ जाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। क्या बोल रखा है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आप सामने देखेंगे, आई होप कि आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये स्क्रीन बुक दिख रही है ना आपको, ठीक, मिशा बुक दिख रही है ना आपको, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, उठा लेते हैं क्वेश्चन को, तो हर बॉन्ड को उठाना है, हर बॉन्ड को उठा उठा के चेक करना है कि वहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, तो देखेंगे यहाँ पे पहली बात तो हम यहाँ पे आपसे क्या पूछोगे, पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो जितने भी बॉन्ड है ना सबको पकड़ना है, जो सिंगल बॉन्ड वो आपका पाई, जो आपका सिंगल बॉन्ड वो सिग्मा, जो आपका डबल बॉन्ड वो पाई, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वो भी पाई। तो देखिए यहाँ पे अगर हम उठाते हैं आपका, मैं इसको आपके सामने यहीं पे मेंशन लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको क्या बनना है, इस क्वेश्चन का एक फिगर टाइप से बनाना है, जैसे ये बनाया, तो आपने क्या बोल दिया कि जैसे सी एच, सी के साथ ये एक एच लग गया, फिर एक सी के साथ में ये सी, एक साथ यहाँ पे ये वाला एच हो गया, ये सी हो गया, ये सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, इस सी के साथ में फिर एक और सी लगा हुआ है, ठीक है, इस सी के साथ में एक और सी लगा हुआ है ऐसे, क्योंकि एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही, आपको 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने कार्बन को, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन गया, तो ये वाला कार्बन आ गया, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन आपका एक एच से जुड़ा हुआ है, अभी 2 बॉन्ड बन गए हैं, कितने और बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ भी रखा है, ऐसे बना दिया अपन ने। उसके बाद फिर आ गया कार्बन, ये कार्बन आपने बना दिया ऐसे, ठीक है, फिर इस कार्बन के साथ एक एच, तो एक एच बना दिया आपने, ऐसे बना दिया, ठीक है, वो एच के साथ में अब इसके पास क्या होना चाहिए, दो तीन, तीन यानी एक बॉन्ड और एक बॉन्ड एच करो, और ये सी बन गया, यहाँ ये कवर हो गए, तो 3 एच, एक बॉन्ड बन चुका है, तो 1 2 3। तो आपसे ये सारी देखो, जब भी आप इस तरह बॉन्ड बनाना चाहते हैं ना, इस तरह कंपाउंड बनाना चाहते हो, तो एक बात आपको दिमाग में रखनी है, वो है टेट्रावलेंसी, बस आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टेट्रावलेंसी। मतलब टेट्रावलेंसी से मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको ये याद रखना है कि हर कार्बन बॉन्ड के 4 बॉन्ड बनने ही चाहिए, अगर 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तो आपका कंपाउंड गलत बन रहा है, इतना याद रखना बस। अब देखो इसमें बोल रहा है कि कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, तो देखो एक सिग्मा ये रहा, ठीक है, जहां पे पहले सिंगल सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं, एक सिग्मा, पहले एच वाले, चलो एक काम करते हैं सी एच वाले पकड़ लेते हैं, पहले एच एच वाले, एक सिग्मा ये, 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 तो सिग्मा में बात करने वाला हूँ, सी और एच के बीच बीच में कितने सिग्मा है, सी और एच के बीच में अगर मैं सिग्मा की बात करता हूँ तो वो आपको कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो सी और एच के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो 6 हो गए, ठीक है। अब मैं कार्बन कार्बन को पकड़ूंगा, ये ठीक है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, मैं सिंगल सिंगल बॉन्ड को पकड़ रहा हूँ पहले, ठीक है, ये एक कार्बन ये एक कार्बन, तो आपने कार्बन कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सिग्मा होगा, यहाँ पे सिग्मा होगा, ठीक है, 2 सिग्मा आपने ढूंढ लिए। अब मैंने आपसे क्या बोला था, जहां भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वहां पे एक और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो एक सिग्मा यहाँ पे आएगा, एक सिग्मा यहाँ पे आएगा, तो सीसी के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके, 4 हो गए। याद रखना जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहां पे एक एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है, ये सारी बात मैंने समझाई है, ठीक है, पहले सिग्मा आता है बाद में आपके डबल बॉन्ड आते हैं। फिर अब सिग्मा खत्म हो गए सारे, अब मैं सी सी के बीच में बात करने वाला हूँ आपके पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड, लेकिन आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड भी होता है ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो वो कैसे बताएंगे हम। तो याद रखने वाली बात क्या है कि आपका डबल बॉन्ड आता है एक जगह और आपका आता है ऐसे, ठीक है। अब देखो हाँ सॉरी, अब देखो ये जो पाई बॉन्ड हम देखने वाले ये देखने वाले डबल बॉन्ड की वजह से। अब कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ये रहा, ये एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई, एक डबल बॉन्ड में एक पाई, तो कितने कितने पाई हो गए आपके डबल बॉन्ड वाले में, एक, समझो दिमाग लगा के, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड एक ही होगा, ठीक है। फिर मैं सीसी उठाता हूं जिसमें आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब मैं पाई देखना चाहता हूं लेकिन कौन से में, ट्रिपल बॉन्ड में। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है सर, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब जब भी दो कार्बन के बीच में, बात याद रखना, जब भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो बीच वाला सिग्मा, ये वाला पाई और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पाई पाई हो जाएगा, तो 2 पाई 1 सिग्मा। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई हो गए आपके, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हो गए। समझ में आया, जल्दी बताओ निशा।
जी सर। हाँ। ठीक है, चलो। तो आपका फिर इतना छोटा सा होमवर्क है आज का, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। छोटा सा आपका ये होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन के एक्सरसाइजेस हैं, जो जो ये एक्सरसाइज, ये जो एग्जांपल्स हैं, इनको करना। देखो ऐसे कर लो कि दूसरा भी इस तरह से करना, ठीक है। जहां डबल बॉन्ड है वहां पे एक एक पाई बॉन्ड आएगा, एक जैसे यहाँ पे जल्दी करता हूँ। तो जहां जहां एच है ना, वहां पे ये जैसे 2 सिग्मा यहाँ पर, ये 3 सिग्मा होंगे यहाँ पे, ये 1 सिग्मा होगा। यानी एच की वजह से सी एच बॉन्ड में 3 4 5 6 सी एच होंगे आपके 6, हो गए 6, ठीक है। और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में कितने आएंगे, 2, एक पाई है। तो जहां डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वाले में 2 पाई आ जाएंगे। अच्छा, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, बस बस एक ही सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और उनके बीच में क्या बनेंगे, आपके 3 बनेंगे, क्योंकि आपके एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 आपके सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे, समझ में आ जाएगा। बस आपका इतना होमवर्क है आज का कि आपको जितने भी ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनको आप एक बार अपने आप से ट्राई करना। प्रॉब्लम 12.12, 12.2, इसमें बोल रखा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन बताओ। तो कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप से उसका बॉन्ड बनाना है। कैसे, सुनो मैं बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे CH3Cl लिखा हुआ है, ठीक है, सी बनाओ, एक जगह एच, एक जगह एच और एक जगह एच, समझ में आ गया। अब सी कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, एक बॉन्ड खाली, यानी किससे बनाएगा, Cl से। क्या है यहाँ पे, ये एस, ये सारे सिंगल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड है। और आपको यहाँ पे सिर्फ कार्बन का बारे में बताना है। तो क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये sp3 हो जाएगा। sp3 में क्या होता है बेटा, सबके सब सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ऐसे ही आप बाकी जगह अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2, बाकी sp3। एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट को देखो, इसको इसमें सी आता है, सी, इसके बाद एक H, 2H, 3H, ठीक है। इसके बाद कितनी जगह बची, एक जगह बची, इसमें सी। एन जो होता है ना बेटा, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एन जो है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऐसे। तो इस वाले के साथ में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp3। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, ट्रिपल बॉन्ड आती है, आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा sp। तो तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला sp3 और दूसरा वाला sp। बड़े इजीली आप इस तरह से हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए, आई होप कि ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। वही चीज करनी है, कुछ भी नया नहीं है, सेम जो चीज मैंने बताई। देखो इसमें तो बहुत इजी बता हो जाएगा आपके लिए करना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई भी आप कहना चाहो, जैसे दिस है, ठीक है, इसकी बात करता हूँ। तो CH, तो C के साथ में एक H हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया N। तो मैंने क्या, ट्रिपल बॉन्ड देखते ही आप क्या बोल दोगे, ट्रिपल बॉन्ड देखते ही आप क्या बोल दोगे कि वहां पे हो जाएगा sp। ठीक है, और sp आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए, जब भी sp कैरेक्टर होता है तो आपका लीनियर स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे। ठीक है, जब आप sp2 बनाते हो, जब आप sp2 बनाते हो तो वहां पे आपका इस तरह का बनता है। ये सब चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं इस तरह का। तो ये होता है आपका ट्रायगोनल प्लेनर। जब आप sp3 पढ़ के आते हो, sp3 हम जब पढ़ के आए, तो वो आपका होता है इस तरह से। तो ये नहीं होता है आपका टेट्राहेड्रल। तो ये सब चीजें हम आपकी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो कृपया करके उनको एक बार रिवाइज कर लेना। 3 4 वीडियो है उसकी केमिकल बॉन्डिंग की जो मैंने आपको भेज रखी है, एक बार यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख भी सकते हो। तो कृपया करके एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो शुरू करेंगे वो आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपके क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे चेन फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, उन सब के बारे में आपके हम बात करेंगे। किस किस तरह से हम कार्बन का, ये तो बहुत सिंपल चीज है, इसी में हम बात करने वाले हैं, आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।